नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, आज की स्थिति, अमेरिका का इसमें क्या रोल है और हाँ, भारत के नज़रिए से ये सब कैसा दिखता है, इस पर है। कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले को और इसके असर को थोड़ा बेहतर समझ सकें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई लोकल झगड़ा नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, खास तौर पे जैसे ऊर्जा सुरक्षा है या फिर जो स्ट्रेटेजिक गठबंधन बन रहे हैं उन पर। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि 1979 की जो ईरानी क्रांति हुई उससे पहले दोनों देशों के रिश्ते काफी ठीक थे, मतलब दोस्ताना कह सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। क्रांति के बाद सब बदल गया। बिल्कुल। उसके बाद दुश्मनी इतनी बढ़ी कि ईरान ने इजराइल को एक तरह से ज़ायोनी शासन कहना शुरू कर दिया। मतलब वो उसके वजूद को ही नहीं मानते। तो ये जो दुश्मनी है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या दिखती है? मतलब तनाव के जो मेन पॉइंट्स हैं। कई चीजें हैं इसमें। एक तो साफ है कि उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। फिर ईरान जो है वो खुलकर हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जो इजराइल के खिलाफ है। हाँ, ये तो खबरों में रहता है। बिल्कुल। और इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से हमेशा खतरा महसूस होता है। और फिर वो रीजनल पावर बनने की होड़ तो है ही। हाँ, दोनों अपना दबदबा चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई ज्यादा हमलावर कौन है? हाँ, ये बड़ा सवाल है, कौन ज्यादा अग्रेसिव है। क्या पता चलता है हमारे स्रोतों से? या बात थोड़ी पेचीदा है। देखिए, ईरान का तरीका थोड़ा अलग है। वो ज्यादातर प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए काम करता है। मतलब लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास। हाँ, इनके जरिए। अच्छा, मतलब सीधे सामने नहीं आना। ज्यादातर विचारधारा का इस्तेमाल भी करते हैं, जबकि इजराइल वो सीधी मिलिट्री कार्रवाई या इंटेलिजेंस ऑपरेशन में यकीन रखता है, जैसे सीरिया में हवाई हमले करना या फिर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या के जो आरोप लगते हैं। तो असल में देखा जाए तो दोनों ही आक्रामक हैं, बस तरीके अलग अलग हैं। ओके। और इसी वजह से शायद सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश अब इजराइल के करीब आ रहे हैं, ईरान की चिंता के कारण। बिल्कुल सही। ईरान फैक्टर बहुत बड़ा है इसमें, और सीरिया जो है वो ईरान का मुख्य साथी बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका की क्या भूमिका है इस सब में? वो कहाँ खड़ा है? अमेरिका तो देखिए इजराइल का सबसे बड़ा और मजबूत साथी है। अरबों डॉलर की मिलिट्री मदद हर साल। हाँ, वो तो है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा बचाव करना, और वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए जिसमें कुछ अरब देशों ने इजराइल को मान्यता दी, उसमें भी अमेरिका का बड़ा हाथ था। तो स्ट्रैटेजिकली अमेरिका को क्या फायदा है इससे? देखिए, एक तो ये तनाव अमेरिका को वजह देता है कि वो रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखें, हथियार बेच सकें। दूसरी, ये ईरान को काबू में रखने और अरब देशों को अपने साथ जोड़े रखने में मदद करता है। अगर हम 2003 के इराक युद्ध से तुलना करें, हाँ, वो एक सीधा हमला था। ये वाला संघर्ष ज्यादा लंबा चलने वाला, इनडायरेक्ट और आइडियोलॉजिकल है। पर दोनों में अमेरिका का एक मकसद साफ है, रीजन में अपना दबदबा बनाए रखना। ये बात तो समझ आती है। लेकिन अब सवाल ये कि भारत को इससे क्या, मतलब हमें क्यों फिक्र करनी चाहिए? भारत के लिए ये बहुत अहम मामला है। पहले बात तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। हम खाड़ी देशों से और पहले ईरान से भी काफी तेल लेते रहे हैं। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। दूसरा, इजराइल आज हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, बहुत कुछ। तीसरा, ईरान उस इंस्टीसी कॉरिडोर का हिस्सा है जो भारत को सेंट्रल एशिया और रूस से जोड़ने वाला रास्ता है, उसकी भी अपनी अहमियत है। और एक मानवीय पहलू भी है शायद। बिल्कुल। भारत में जो बड़ी मुस्लिम आबादी है वो गजा और यरूशलेम में जो कुछ होता है उसको लेकर काफी संवेदनशील रहती है। तो भारत को इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो भारत ये संतुलन साथ कैसे रहा है? ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। अमेरिका, इजराइल, ईरान, अरब देश, रूस, सबके साथ रिश्ते बनाए रखना। हाँ, मुश्किल तो है। ये एक तरह की डिप्लोमैटिक टाइट रोप वॉकिंग है। भारत कोशिश कर रहा है कि सबके साथ अपने हितों के हिसाब से रिश्ते रखें। चुनौतियां भी हैं, जैसे अमेरिका की तरफ से कभी रूस से S-400 खरीदने पर वो केएचसा सैंक्शंस का खतरा। हाँ, वो कानून है उनका। जी। या पहले जैसे ईरान से तेल खरीदने पर दबाव था। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने अभी तक अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, मतलब अपने फैसले खुद लेने की जो पॉलिसी है, उसे बनाए रखा है। और जो हमारा मौजूदा नेतृत्व है, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनकी अप्रोच क्या दिखती है इसमें? वो जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, मतलब किसी एक खेमे से बंध कर नहीं रहना, बल्कि सबके साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डील करना, उसी पर चल रहे हैं।
इजराइल से भी अच्छे रिश्ते, खाड़ी देशों से भी, ईरान के साथ भी बातचीत जारी रखना, ये सब इसी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि भारत अब पश्चिम की उम्मीदों या दबावों से ज्यादा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ईरान इजराइल का जो टकराव है, ये सिर्फ उन दो देशों या उस रीजन का मामला नहीं है। इसके नतीजे ग्लोबल हो सकते हैं। बिल्कुल, संभावनाएं कई हैं। सीधे टकराव से लेकर ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, ये लंबा भी खिंच सकता है, और भारत के लिए ये संतुलन साधना दिन ब दिन और नाजुक होता जाएगा। सही कहा। और यहीं पर एक अहम सवाल खड़ा होता है, भविष्य के लिए सोचने वाला सवाल, कि अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, तो क्या भारत पर किसी एक का पक्ष लेने का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि उसे चुनना पड़े? और क्या वैसी स्थिति में भारत अपनी ये जो बड़ी मुश्किल से बनाई और बचाई हुई रणनीतिक स्वायत्तता है, उसे कायम रख पाएगा? खासकर तब जब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमी और लाखों भारतीय जो खाड़ी में रहते हैं, वो सब दांव पर लगे हों। ये एक बड़ा प्रश्न है।